वक्फे से पहले मैंने सवाल किया वफाकी वज़ीर जनाब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब से कि ये जो आज कौमी असम्बली में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, आमिर डोगर साहब ने और भी कुछ अरकान असम्बली ने इस खदशे का इजहार किया है कि ईरान के बाद इसराइल का अगला निशाना पाकिस्तान हो सकता है। तो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने अपना एक मौक़िफ़ बयान किया है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सवाल बार बार क्यों कर रहा हूँ। मैं ये सवाल बार बार इसलिए उठा रहा हूँ कि सिर्फ आज कौमी असम्बली में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने और आमिर डोगर साहब ने बात नहीं की, बल्कि जो यरूशलेम की हेब्रियो यूनिवर्सिटी है उसमें एक पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर है और उसका नाम है मियर मैसरी। उसने आज अरबिक लैंग्वेज में उसने एक ट्वीट किया है और उस अरबिक लैंग्वेज की ट्वीट का मतलब क्या है, आफ्टर ईरान्स कैंपेन वी मे सीक टू डिसमेंटल पाकिस्तान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये एक इजरायली यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेसर है वो पब्लिकली पूरी दुनिया को ये बता रहा है कि हमने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डिसमेंटल करके उसके बाद हमें अगला काम जो करना है वो ये है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी डिसमेंटल करना है। तो अब हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं और यकीनन हम कॉन्फिडेंट हैं कि अल्लाह ताला ने हमें एक न्यूक्लियर पावर बनाया है और दुनिया की कोई ताकत जो है वो हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को हाथ नहीं लगा सकती, लेकिन साजिश तो हो रही है ना। तो आमिर डोगर साहब, बात तो है, इसमें शक नहीं है कि इजराइल जो है वो साजिश तो कर रहा है, लेकिन आपको एतमाद नहीं है पाकिस्तान की फ़ौजी ताकत पे, एटमी ताकत पे, कि कोई हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसका बाल भी बेका नहीं कर? मीर साहब, इसमें कोई शक नहीं, हमें अपनी अफवाज पर, अपनी कैपेबिलिटी पर और अपनी पूरी कौम पर और अपने आटमी एहसासों पर नाज भी है, फ़ख्र भी है, एतमाद भी है। लेकिन ये सिलसिला कहानी जो 1948 से शुरू हुई, जो इज़राइल फ़लस्तीन का तनाज़ा 1948 से शुरू हुआ और फिर चलते चलते जो कि वहाँ रेफ्यूजीज़ आए, फ़लस्तीनियों ने अपने घरों में उनको बसाया और फिर वही काबिज़ हो गए और फिर वो बढ़ते चले गए। ये ग्रेटर इसराइल का एक प्लान है और वो देखें बढ़ता 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 कहाँ तक आ गया, ईरान तक। और पहले वो रजीम चेंज करते हैं, उस मुल्क की दफाई सलाहियत को ख़त्म करते हैं, मलिया मेट करते हैं, 5-6 मुल्क वो करता चला आ रहा है। अब खदशा इसलिए है कि वो तो अपने टारगेट्स अचीव कर रहा है और अनचैलेंजेबल है। कहीं रास्ते में उसको किसी ने चैलेंज किया? और जो हम तो चलें तो फैली रियासत है, जो हमारे इस्लामी ब्रादर जो बड़े मुल्क हैं, जो अमीर तरीन मुल्क हैं, उन्होंने कहीं उसको नथ डाली, कहीं उसको तिरछी आंख से देखा। और अब उनको अगर किसी से खदशा है, इवन तो मुझे अल्लाह के हाँ बड़ी उम्मीद है कि अल्लाह अल-हक है, ईरान फतहयाब होगा। ईरान की कौम 5000 साल पुरानी ज़रतश के ज़माने की कौम है, एक उनकी तहजीब है, एक कल्चर है, और उनका बच्चा जब पैदा होता है वो शहादत और जज्बा ईमानी के साथ पैदा होता है। उसकी ट्रेनिंग बच्चे की शहादत के ऊपर होती है कि आपने शहीद होना है, और बच्चों को वो शुहदा के कब्रिस्तान में तेहरान लेकर जाते हैं। मैंने वहाँ खुद विज़िट किया हुआ, मैंने देखा हुआ। ये बड़ी कौम है, मिन हैसल कौम ईरानी, वो लड़ेंगे, आखिरी कतरे तक लड़ेंगे, लेकिन अल्टीमेटली उसका टारगेट पाकिस्तान के एटमी एहसास से भी होंगे। एक तरफ आपका बॉर्डर है, अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान की वार ठीक है वक्ती तौर पर रुक ज़रूर गई है, लेकिन ख़तरात के बादल अभी भी मंडला रहे हैं। आप हिंदुत्व सोच और अखंड भारत वालों से ये उम्मीद ना रखें कि जंग आपकी ख़त्म हो गई है। एक तरफ इंडिया खड़ा हुआ है और ईरान का जो आपका सेफ बॉर्डर था, वहाँ अगर रजीम चेंज हो जाती है तो फिर ईरान तक तो इसराइल को रास्ते में कोई नहीं रोकेगा। फिर अगला टारगेट डेफिनेटली उसका पाकिस्तान के भी एहसास सही होंगे और इधर हिंदुस्तान की पूरी सपोर्ट होगी। उसके तो जहाज़ों को कहीं ईंधन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज अगर आप होश के नाखून नहीं लेते, आज अगर आप इकट्ठे नहीं होते और यहाँ इसराइल को उसके दांत खट्टे नहीं करते जिस तरह हमने हिंदुस्तान के किए हैं, और उसको बैक नहीं करते, उसके सामने बंद नहीं बांधते, तो वो तो बढ़ता चला जाएगा। बंद कैसे बांधे सर? बंद सफारती सतह पर बांधे, नहीं बांधे जाते तो ठीक है। जहाद हमारा दीन का, हमारे कुरान में बार बार जहाद का, हम सब इकट्ठे हों और उसके खिलाफ लड़े। अच्छा, हर महाज पे लड़े। ये जो आपने बात की है ना, हर महाज पर लड़े। बात आज अलीमीन गंडापुर साहब ने भी को मिलती जुलती बात की है, लेकिन वो बात को
गजवा हिंद तक ले गए, जरा सुने जी अलीमीन अल्टीमेटली वो क्या तो कहा। एक है ईरान पे जो हमला किया है उस हमले के हवाले से पहले फ़लस्तीन के हमले की मजम्मत भी हम करते हैं और हमने पैगाम दिया है कि हमारे मुसलमान भाइयों के साथ हैं। ईरान के हवाले से हमारा यही बयान है कि जो इसराइल ये हरकतें कर रहे हैं इससे बाज आ जाए। मेरी पूरी मुस्लिम उम्मत से ये रिक्वेस्ट है कि मैं तो हमेशा कहते रहता हूँ कि अल्लाह करे ग़ज़वा हिंद हमारे ही वक्त पे हो जाए, ताकि हम वो अजीम मुसलमान बन जाएँ जिनके वक्त पे ग़ज़वा हिंद हो। तो अल्लाह कोई मेरी दुआ कबूल कर ले तो ग़ज़वा हिंद की तैयारी करो, पीछे मत हटो। ये तरीका इख्तियार किया हुआ है मुसलमानों के खिलाफ इसराइल ने। खैबर पख्तूनख्वा सूबे के चीफ मिनिस्टर अलीमीन गंडापुर साहब पाकिस्तानी कौम से कह रहे हैं कि ग़ज़वा हिंद की तैयारी करो। तो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, ग़ज़वा हिंद की तैयारी के लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर इत्तेहाद होना चाहिए, एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी चाहिए, तो ये कैसे मुमकिन है? मेरे साहब अभी जो मैंने पहले गुफ्तगू की है आपको सवाल के जवाब में 100% मैंने यही बात की है कि हमें हर सूरत में मुत्तहिद होना होगा। आपको जो इंडिया के ख़िलाफ़ जो आपको फ़ौजी बरतरी हर हवाले से नज़र आई, फ़िज़ाइया की, बर्री, नेवी, साइबर, मीडिया वॉर, वो इसलिए कि आपकी पूरी कौम मुत्तहिद थी। यही बात आमिर डोगर साहब ने की है कि आपको इकट्ठा होना पड़ेगा और जो स्ट्रेटजी बनेगी वो जॉइंट स्ट्रेटजी बनेगी। और स्ट्रेटजी जो होती है वो जो आपके तमाम मुल्क के, जैसे मैंने पहले कहा, आपके जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो बैठते हैं और उसके बाद वो उसमें आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री है, आपके इंटेलिजेंस के इदारे हैं, आपकी ज़ाहिर है पॉलिटिकल क़यादत है, जो हम सब हैं, अपोजिशन है, गवर्नमेंट है, बैठ के आप एक मुश्तरका हिकमत अमली बनाते हैं और फिर वो जो भी हो। जो जिहाद की बात हुई है तो ज़ाहिर अल्टीमेट तो सलूशन यही है इन चीज़ों का कि अगर आपके ऊपर देखें, हम बार बार एक बात वाज़े कर रहे हैं पूरी दुनिया पे कि हम अमन चाहते हैं, वी आर अ पीस लविंग कंट्री। हमने कभी भी इस खत्ते में जंग की एस्केलेशन की बात नहीं की, हालात को उस तरफ लेके जाने की बात नहीं की, लेकिन हमने एक जुमला ज़रूर कहा कि हमारे ऊपर अगर जंग मुसल्लत की गई तो हम उसका मुँह तोड़ जवाब देंगे, जो हमने 10 मई को दिया, 7 मई को भी दिया और पूरी दुनिया को बताया कि हम रिटेलिएट करना जानते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो सलाहियत मौजूद है कि हम अपना दिफा करना जानते हैं। अब भी किसी तरफ से इसराइल की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं, अगर हमारे ऊपर किसी ने दोबारा जहारियत मुसल्लत करने की कोशिश की, वो पाकिस्तान की अफवाज हों, वो भी मुकम्मल तौर पे तैयार हैं, फ़िज़ाइया तैयार है, नेवी तैयार है, पाकिस्तान की अवाम तैयार है। इसमें एक मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि कोई पाकिस्तान की फ़ौज को ये ना समझे कि ये कोई 7 लाख 8 या 10 लाख फ़ौज है। हमारे पास 25 करोड़ लोगों की फ़ौज मौजूद है। वो बच्चे हैं, वो नौजवान, वो बूढ़े हैं, सब इस जज्बे के साथ, दीनी जज्बे के साथ, जिहाद के जज्बे के साथ, ईमानी जज्बे के साथ, वो सारे के सारे फ़ौजी हैं और सारे के सारे लड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसी कौम को कौन शिकस्त दे सकता है? पाकिस्तान की कौम इंशाअल्लाह एक अजीम कौम है और हमें अल्लाह ना करे कि वो हालात आएँ। हम अपने मुल्क का दिफा करना जानते हैं और एटमी असासे जो हैं, ये मैंने अभी 28 मई को जो यौम तकबीर का प्रोग्राम था उसमें मैंने ये बात की थी कि अब गालबन 27 साल हो गए हैं जब से हमने एटमी सलाहियत हासिल की है। पहली दफ़ा मुझे ख़ुद ये पता लगा है कि एटमी सलाहियत पाकिस्तान के लिए कितनी ज़रूरी है। अगर ये आपके पास ना होती तो आपको ये जो बरतरी हासिल हो रही है, जो आपको एक एतमाद है कि हम इंशाल्लाह अपना दिफा हर हवाले से करेंगे, शायद वो इतना मजबूत ना होता। तो ये इसकी हिफाजत करना, एटमी असासों की हिफाजत करना, ये अपने मुल्क की हिफाजत करना है, ये अपने मुल्क की खुददारी की, अपने मुल्क की इज़्ज़त, हुर्मत, आज़ादी सब की हिफाजत करना है। हम कैसे इस पर कोई कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं? कतई तौर पे नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात जो है वो बड़ी ज़रूरी है, उसको हाईलाइट करना बड़ा ज़रूरी है कि इज़राइल जो है उसने ईरान पर हमला इस एक्सक्यूज़ के तहत किया जी कि ईरान जो है वो एक एटमी प्रोग्राम जो है उसकी तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और बहुत जल्द एटम बम बना लेगा। और नेतन्याहू जो है वो 1996 से ये दावा कर रहा है और हर 2-3 साल के बाद वो ये कहता है जी कि ईरान अगले 2-3 हफ्तों में एटम बम बना लेगा। लेकिन अभी तक ईरान ने तो एटम बम नहीं बनाया, लेकिन अब वेस्टर्न मीडिया और ख़ास तौर पे अमरीकी मीडिया खुलकर ये बात कर रहा है कि इज़राइल ने एटम बम बना लिया हुआ है और इज़राइल का जो एक सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पर भी हमें कुछ तवज्जो देनी चाहिए। और इज़राइल जो है आज उसने ये भी बहुत शिकवा शिकायत किया है, चीखो पुकार की है, फरियाद की है कि जी ईरान ने हमारे एक हॉस्पिटल पे अटैक किया है। यकीनन हॉस्पिटल पे अटैक नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो अटैक तेल अवीव में हुआ है एक हॉस्पिटल के पास, ये एक ऐसी जगह थी कि जिसके करीब ही जो इज़राइली डिफेंस फोर्स है IDF,
उसका हेडक्वार्टर जो है वो इसके करीब था। अब मैं आपको सिर्फ बताना ये चाहता हूँ कि आज ये इजराइल जो है वो एक हस्पताल पर हमले का रोना रो रहा है। यकीनन ये हमला नहीं होना चाहिए, लेकिन इस इसराइल ने गज़ा में दर्जनों हॉस्पिटल्स को तबाह बर्बाद कर दिया। उन हॉस्पिटल्स में जो औरतें और बच्चे थे उनको शहीद कर दिया। अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक 55,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिसमें से कि आधे से ज़्यादा औरतें और बच्चे हैं। और मैं आपको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ये रिपोर्ट दिखाना चाह रहा हूँ, और ये रिपोर्ट आपको बता रही है, कह रही है हेल्थ सिस्टम एट ब्रेकिंग पॉइंट एज हॉस्टिलिटीज़ फर्दर इंटेंसिफाई इन गज़ा। और WHO ने अपनी इस रिपोर्ट में बताया है कि इजराइल की फ़ौज जो है उसने गज़ा के जो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स हैं और हेल्थ केयर सिस्टम के जो यूनिट्स हैं, जिसमें कि हेल्थ यूनिट और डिस्पेंसरियाँ हैं, कुल मिलाकर 697 हमले किए हैं उन पर, और जो 17 हॉस्पिटल हैं मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिए हैं। और अब 12 या 13 हॉस्पिटल जो हैं वो आधे तबाह हो चुके हैं, आधे काम कर रहे हैं। तो ये मैंने डिटेल सिर्फ आपको इसलिए बताई है कि इजराइल जो है उसने खुद पिछले 2 साल में तकरीबन 697 हमले किए हैं गज़ा के हॉस्पिटल्स पे और हेल्थ केयर सिस्टम पे, और आज सिर्फ एक हमले के बाद चीखो पुकार कर रहा है, फरियाद कर रहा है। लिहाजा यूनाइटेड नेशंस को चाहिए, WHO को चाहिए कि दोनों ममालिक भले आपस में लड़ते रहें, लेकिन इन दोनों को पाबंद किया जाए कि हॉस्पिटल्स पर अटैक नहीं किया जाएगा।